लड़की जल्दी कार से उतरो। मैं नहीं उतरूंगी, प्लीज मुझे जाने दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। घूंघट की आड़ में उसने शहसाए से रट जाए। तुम कैसी लड़की हो मुझे पता है, पहले सब नाटक करती है, बाद में सेट हो जाती है। जल्दी उतरो, मेरा वक्त ज़ाया न करो। शहसाए ने अवध को कार से बाहर आने का कहा। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अवध ने बाहर निकलने से इनकार कर दिया। जाएंगे तो तुम्हारे अच्छे भी। इसी वक्त शहसाए ने इसे अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठाते हुए इसका घूंघट उतरते ही इसका चांद सा चेहरा वाज़ा हो गया। इसकी गरीब आंखें जो रोने के बाईस सोच छपी थी, काजल आंखों से बहकर गाल पर फैल चुका था। नाक जिसमें छोटी सी नोज पर बनी हुई थी, कांपते हुए होंठ जो इस वक्त वे लिपस्टिक से सजे हुए थे। देख कर शहसाए मबहूत रह गए और अपनी पलकें तक झपकना भूल गए। मुझे नीचे उतारे, मैं खुद चली जाऊंगी। अवध के बोलने पर शहसाए होश में आए। तमें ही शौक था मेरी बाहों में आने का। शहसाए ने अपने होंठ इसके चेहरे के करीब ले जाकर मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। इनकी बात सुनकर अवध ने अपना चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया और रोते हुए शहसाए के बाजू पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और उसे नीचे उतारने का कहा। छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे बदतमीज घटिया इंसान। वो मुसलसल अपने नरम व नाजुक हाथों से शहसाए के थप्पड़ लगा रही थी कि शहसाए ने इसके नरम व नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिए। लड़की, अपनी इस हरकत से बाज आ जाओ, अगर मैंने एक लगा दी ना तो 2 दिन तक होश ठिकाने नहीं लाएंगे। सुन लो लड़की, आज से मुझे शहसाए कहकर बुलाओगी। शहसाए ने तेज में जवाब दिया। और आप भी सुन ले, मुझे लड़की कहकर नहीं बुलाएंगे, अवध कहकर बुलाएंगे। अवध राजियान। अवध ने भी शहसाए के अंदाज में जवाब दिया। शहसाए इसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में दाखिल हुए और उसे आराम से बेड पर बैठा दिया। लड़की, दोनों अवध साहबा इस कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम करो, मैं कुछ देर तक आता हूँ। हल्ला करके ना ही आए, अवध ने आहिस्ती से कहा। कुछ कहा तुमने? शहसाए ने इस हलते हुए लबों को देखते हुए इस्तफसार किया। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अवध ने फौरन अपनी गर्दन हिला दी। बेटा, मैं चाहता हूँ कि जल्द आपकी शादी कर दो। उस्मान खान ने इज़िल को जुहान के गम से निकालने के लिए सोचा कि इसकी शादी कर दी जाए। बाबा जान, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जुहान की वजह से इज़िल मर्द ज़ात पर भरोसा करने से डर रही थी। बेटा, मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले आपको अपने घर में हंसता बसता देखो। ये कैसी बातें कर रही है? बाबा जान, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। बेटा, मेरी खातिर भी शादी नहीं करोगी? उस्मान खान ने अपनी मोहब्बत का वास्ता देते हुए कहा। आपकी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ बाबा जान, अभी मुझे कुछ टाइम चाहिए। टेक योर टाइम बेटा, हमेशा खुश रहो। उस्मान खान ने इसके सर पर हाथ रखते हुए इज़िल को दादी। बाबा जान, मैं शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ। ठीक है मेरा बेटा, ध्यान से जाना। मैं रकम ड्राइवर से कहता हूँ, वो आपको ले जाएगा। उन्होंने इज़िल को शॉपिंग पर जाने की इजाज़त दे दी। रास्ते में रकम बाबा ने इज़िल से शॉपिंग के बारे में पूछा। बेटा, आपको शॉपिंग में कितना वक्त लगेगा? ज़्यादा नहीं, बस 1 घंटा लगेगा, हेज़ल ने जवाब दिया। वो बढ़िया, मुझे आज जल्दी घर जाना था। क्या हुआ अकरम बाबा, सब ठीक तो है? बेडू की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्होंने परेशानी से कहा। क्या हुआ बेडू को? ज़्यादा तबीयत तो नहीं ख़राब, डॉक्टर से चेकअप करवाया है। हेज़ल ने एक सांस में सवालों की बौछार कर दी। बेटा, ज़्यादा मसला नहीं, बस मौसमी बुखार है। आपको घर छोड़कर बेडू का चेकअप करवाने जाऊंगा। अकरम बाबा, मेरी फिक्र न करें, मुझे माल तक दराव कर दे, वापसी पर मैं टैक्सी ले लूँगी। आप अपने घर जाएं और बेडू का चेकअप करवाएं। बढ़िया, मुझे आपकी फिक्र लगी रहेगी। अकरम बाबा, परेशान न हो, मैं अब छोटी सी इज़िल नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ और अपना ख्याल रख सकती हूँ। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहे। हेज़ल ने अकरम बाबा को तसल्ली दी। यार अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ, मेरी मदद फरमाए। अल्लाह शहसाने के दिल में मेरे लिए रन डाल दे। ए मेरे रब, मुझे रसवा होने से बचा ले, मैं किसी और की अमानत हूँ। ए अल्लाह, मुझे इस मुश्किल आजमाइश में सुफ़र कर दे। वो जाए नमाज पर बैठी ये दा कर रही थी। इसी वक्त शहसाए कमरे में दाखिल हुए। इसे बंद आँखों रब से दा मांगते हुए देख कर शहसाए मबहूत रह गए, वो जो खोए हुए थे। इसे जाए नमाज फॉरवर्ड करते हुए देख कर उनके हवास बहाल हुए। अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए अवध को रात को तैयार होने का कहा। लड़की रात को तैयार रहना। न चाहते हुए भी उनके मुंह से ये अल्फाज निकल गए। मैंने रात को पहले भी बताया है, मेरा नाम अवध है।
अवध वाजियान, इसने चीखते हुए कहा। दारोगा कितनी जोर से मत चीखो, इतनी नाजुक सी जान है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी हसीन रात का क्या होगा? शाह साहब ने गंभीर अंदाज में कहा। ये कैसी घटिया बातें कर रही है? शाह साहब की घटिया बातें सुनकर अवध का चेहरा वसे के बाईस सूफी माइल हो गया। तुम भूल क्यों जाती हो कि तुम एक तवाइफ हो और तुम्हारा काम है हम जैसों का दिल बहलाना? शाह साहब ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहा। अवध ने अपना चेहरा शाह साहब की गिरफ्त से छुड़ाते हुए उल्टी जानिब कदम बढ़ाए और बेयकीनी से कहा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? मुझे आप पर पूरी दस्तरस हासिल है, तुम पर, तुम्हारे वजूद पर तुम्हारी पूरी कीमत अदा की है। शाह साहब ने अपनी दबावदार आवाज़ में जवाब दिया। आप मुझ पर या मेरे वजूद पर कोई हक नहीं रखते। तुम रहे। अवध ने पुंजन जोर से धक्का दिया। मैडम बल। हेजल ने जल्दी से अपना पर्स उठाया और अगले ही पल उसे हैरत का शदीद झटका लगा। उसके पैसे कहाँ गए? होशिए, लगता है पर्स में पैसे रखना भूल गई। मेरा कार्ड भी एक तो करवाने वाला है, अब क्या करूँ? इसने परेशानी से अपना पर्स जोर से काउंटर पर रखा। भाई, मैं अपना अमाउंट घर भूल आई हूँ। इसके शर्मिंदगी से कहने पर इसके करीब खड़े लड़के ने बल अदा किया। इस दौरान हेजल बिल्कुल खामोश हुई। इस लड़के के बल पे करते ही हेजल ने इसका शुक्रिया अदा किया। आपका बहुत शुक्रिया भाई, मैं आपका भाई नहीं हूँ। इस लड़के को हेजल का भाई कहना बुरा लगा। आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। हाईलाइन मुस्तफा अली शबली जेजवाइट शर्ट के साथ बनाओ बूट पहने 6 फुट से निकलता हवा का तेज सा रंग बना का खूबसूरत था। उस युवक ने, मेरा नाम हेजल खान है, आपने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं आपके पैसे जल्द वापस कर दूंगी। हेजल ने बात करते ही 2 कदमों का फैसला तय किया कि इसका पाँव सड़क हवा। उसने फौरा आगे बढ़ते ही उसे अपने दोनों बाजुओं से संभाला। हेजल इस सूरत पर बड़ी तरह शर्मिंदा हुई और झटके से मुसफ़ी से दूर हुई। सो वे छोटी गिराई ए मेरी सूरी। वो सो पड़ते चेहरे के साथ फौरा पलटी और अपने होंठों को अपने दांतों में दबा लिया। उसे ऐसा करता हुआ मुसफ़ा ने देख लिया। उसकी इस सदा पर मुसफ़ा का दिल बहुत जोर से धड़का। इस लड़की में कुछ तो खास है, लगता है आपसे दोबारा मुलाकात करनी पड़ेगी, मुसफ़ी ने दिल में सोचा। शाह साया ने सुबह कमरे में कदम रखा कि उन्होंने बेड की जानिब देखा। वो मबहूत ही तो रह गए। हरज के ब्राउन लंबे बाल किसी आबशार की तरह बेड पर फैले हुए थे। पूरा रंग जर्द पड़ गया था। गुलाबी भरे भरे लब जो थोड़े खुले हुए थे इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। दरीन आंखें बंद थीं। आँख के पास पल बड़ी तरह से उन्हें अपनी जानिब नतोजा कर रहा था। तारा उठो, मेरी जान सुबह हो गई। हरज ने किसी की आवाज़ सुनते ही आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। शाह साएं को अपने सामने देखकर वो झटके से उठी। वो मौले गले उठ जाए, नए दिन का आगाज हो चुका है। शाह साएं ने सरगोशी की। सुबह हो गई। हरज मध्यम आवाज में बड़बड़ाई। जी हरज साहबा, उठ जाए, सुबह के 10 बज रहे हैं। क्या मैं कितनी देर तक सोती रही? हरज के जहन में कल का मंजर ले आया। शाह साएं से बहस करने के बाद वो रूम से बाहर चले गए। इनके जाने के बाद जब तक वो जागती रही, खौफजदा रही और रोते हुए शाह साएं के न आने की दाद करती रही। रोते रोते वो कब सो गई जिसे पता ही न चला। सुबह इसकी आँख शाह साएं के पकारने पर खुली। क्या शाह साएं पूरी रात मेरे पास नहीं रहे? ये ख्याल जहन में आते ही अवध ने सुकून का सांस लिया। लड़की, अपनी ख्याली दुनिया से वापस आओ। कल मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजार पाया, आज का पूरा दिन मैं अपनी दारगन के साथ गुजारूंगा। शाह साएं की बात सुनकर इसे सुबालट का झटका लगा। आपने चंदा बाई से सिर्फ रात तक का वायदा किया था, अब मुझे जाने दे। हरज को लगा बस एक रात की ही बात थी जो कि गुजर गई। ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें दारगन, मैंने तुम्हारी पूरी कीमत अदा की है, एक रात की नहीं। अब तुम सारी जिंदगी मेरी कैद में गुजारोगी। दारगन, इस कैद से तुम चाहकर भी रहाई हासिल नहीं कर सकती। शाह साएं के अल्फाज सुनकर हरज को अपने जिस्म से रूह निकलती हुई महसूस हुई। मुझे जाने दे, मेरे साथ ये जुल्म मत करे शाह साएं, उसने ज़ाहिर व कतार रोते हुए कहा। दारगन, रोना बंद करो, कुछ देर में तुमसे तफसीली मुलाकात होती है, कहकर शाह साएं कमरे से बाहर चले गए। शाह साएं के बाहर जाते ही हरज अमिलिया से अपनी सलामती की दाद करती रही। हेजल शापन से फारग हुई तो बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। इन दराइयों पर कॉल करती हूँ कि टैक्सी भेज दे। आधा घंटा हो गया और टैक्सी अभी तक नहीं आई, तब क्या करूँ? तब तो रात हो गई। ऐसा करती हूँ, डेड को फ़ोन करती हूँ, डेड भी कॉल अटेंड नहीं कर रहे।
ہو سکتا ہے کہ وہ بزی ہو۔ ہیزل اب خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے تھوڑا سا راستہ طے کیا۔ سڑک پر اکا دکا لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ ہائے بیبی لفٹ چاہیے۔ اسی وقت اس کے پاس ایک گاڑی لگی جس میں 3 سے 4 آوارہ لڑکے بیٹھے اسے اوپر سے نیچے تک ہوش بھری نظروں سے تاڑ رہے تھے۔ نہیں، مجھے لفٹ نہیں چاہیے۔ ہیزل کی جان پر بنا آفر تھی تو وہ ایک صنف نازک اللہ آج بچا لے دا کرتے ہی اس نے سڑک پر بھاگنا شروع کر دیا۔ خوف اس کے پورے وجود میں سوار کر رہا تھا۔ ٹھہر جا، ان لڑکوں نے ہیزل کو پکارا۔ ہیزل جتنا تیز بھاگ سکتی تھی اتنی سپیڈ سے بھاگ رہی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے بیبی؟ وہ جو بھاگ رہی تھی کہ وہ لڑکے اس کے سر پر پہنچ گئے۔ میرے کاف قریب نون نہ آنا، ہیزل نے کانپتی آواز میں کہا۔ ٹائم ضائع نہ کر لڑکی، ہیلپ کوئی تو میری مدد کرو، وہ اونچی آواز میں چیخی۔ چپ کر، یہاں تیری سننے والا کوئی نہیں۔ اسی وقت انہیں ایک گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی جس کی ہیڈ لائٹ ان کے چہروں پر پڑی۔ سب نے اس جانب دیکھا۔ اس گاڑی سے ایک نوجوان باہر آتا نظر آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس نے اپنی دبند آواز میں پوچھا۔ بھائی پلیز میری ہیلپ کرے، یہ لوگ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ہیزل نے اس لڑکے سے مدد مانگی۔ کتنی بار کہا ہے کہ مجھے بھائی مت بلایا کرو، صرف مصطفیٰ کہا کرو، مقابل نے کہا۔ کون ہے بے؟ تو ان میں سے ایک لڑکا اس کی بات کرتے ہوئے بدتمیزی سے بولا۔ میرے بارے میں جاننے کو رہنے دو، بس چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ مصطفی نے ان لڑکوں کو وارننگ دی۔ یہ لڑکی ہمارا شکار ہے اور ہم اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اگر تجھے اتنی ہمدردی جاگ رہی ہے تو آ جا، تیرے لیے بھی آفر ہے۔ تو بھی ہمارے ساتھ اپنی رات رنگین بنا سکتا ہے۔ آفر دو گے؟ تم لوگوں کی رات تو میں رنگین بناتا ہوں۔ مصطفیٰ نے اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر اس کے باقی دوست ڈر کے مارے وہاں سے فرار ہو گئے۔ وہ کمزور سے 18-19 سال کے لڑکے تھے۔ کہاں مصطفی جیسا مضبوط اعصاب کا مالک اور اس کی باڈی، وہ لڑکے اس کا ہرگز مقابلہ نہ کر پاتے۔ اس لڑکے نے مدد کے لیے اپنے دوستوں کو پکارا تو وہ حیران رہ گیا کہ اس کے دوست اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خود کو وہاں اکیلا محسوس کرتے ہی اس لڑکے نے مصطفی سے معافی مانگی۔ پلیز مجھے معاف کر دو بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی، وعدہ کرتا ہوں آئندہ کسی لڑکی کو تنگ نہیں کروں گا۔ معافی مانگتے ہی وہ بھی سڑک سے اٹھا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ لیریکس چلے گئے ہیں وہ گھٹیا لو۔ مصطفی ہیزل کے قریب گیا اور اسے اٹھنے کے لیے کہا۔ ہیزل کا حلیہ دیکھ کر اسے غصہ آیا، جو دوپٹہ نادار جینس شرٹ میں تھی۔ شرطی آنکھیں، گلابی ہونٹ، صاف رنگت، بکھرے ہوئے بالوں نے کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کر سکتی تھی۔ مصطفی نے اس سے نظریں چرائے۔ تو رات کے اس پہر سنسان سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ میں ابھی شاپنگ کر کے فری ہوئی تو ٹیکسی لینے کے لیے جیسے ہی میں تھوڑا سا آگے آئی تو یہ سب ہو گیا، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا آؤ میں ڈرا کر دیتا ہوں۔ نہیں آپ رہنے دیر میں خود ہی چلی جاؤ گی۔ ہیزل اب مصطفی پر بھی بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھ پر بھروسہ کرے، میں آپ کو بحفاظت آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا، یہاں اس ٹائم سے نہیں۔ پہلے تو وہ سوچتی رہی کہ ساتھ جاؤ کہ رہنے دو، اگر اس کے ساتھ نہ گئی تو بھی کسی ٹیکسی میں جانا پڑے گا، کسی پر تو بھروسہ کرنا پڑے گا، تو کیوں نہ اسی کے ساتھ ہی چلی جاؤ۔ بس سوچے نہیں آ جائے۔ مصطفی نے اس کے لیے فرنٹ ڈور اوپن کیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے مصطفی کی کار میں بیٹھ گئی۔ بس ہیزل اپنا ایڈریس بتا دے۔ اس نے مصطفی کو اپنا ایڈریس بتایا۔ آپ مجھے ہیزل بتا سکتے ہیں؟ آپ نے ایک بار پھر میری مدد کی، اس کے لیے بہت شکریہ۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو میرا فرض تھا اور میں آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اس نے یہ الفاظ آہستگی سے کہے۔ آپ نے جو بل پے کیا تھا وہ پیسے میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ اٹس اوکے، نو نیڈ ٹو ریٹرن، پیسے تو آپ کو لینے پڑیں گے، نہیں تو میرے ضمیر پر بوجھ رہے گا، جیسی آپ کی مرضی۔ بس یہی پر اتار دے۔ ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں جلد ہی آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ آپ مجھے پیسے کیسے واپس کرے گی؟ مصطفی نے ہیزل سے کہا۔ ایسا کرے کہ میرا کال بیک لے، جب پیسے لوٹانے ہوئے تو مجھے کال کر لیجیے گا۔ مصطفی نے سوالکال کا فوری حل پیش کیا۔ ہو کہ خدا حافظ کہہ کر وہ گھر کی جانب چل دی۔ ہیزل جب تک گھر میں داخل نہیں ہوئی اس وقت تک مصطفی اسے دیکھتا رہا۔ مصطفی بہت خوش تھا۔ وہاں سے واپسی پر اسے ہیزل سے ملنے کی ایک امید مل رہی تھی۔